Hello everyone. Today topic is a phase difference in between in voltage and current. ठीक, तो अब अगर जैसे फेस ऑफ डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें कि फेस ऑफ डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, तो जैसे हमारे पास क्या हो कि हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो बट मेरे को उसका फेस सेम हो, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि हमारे पास कैसा, जैसे वोल्टेज हो तो ये हमारे पास वेव फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुई और एक टाइम ड्यूरेशन पे जाके एंड हो गई, ये हमारे पास किसकी वेव फॉर्म हुई, वोल्टेज की। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी होगी सेम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी होगी, करंट की होगी। बट हमारे पास एक दिक्कत इसमें ये होगी कि हमारे पास हो सकता है कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो। ठीक, मतलब जब हमारे पास वोल्टेज को क्या हो, जिस टाइम पे हमारे पास वोल्टेज जीरो हो रहा उस टाइम पे हमारे पास करंट जीरो ना हो रहा हो, या फिर जिस टाइम पे हमारे पास करंट जीरो हो रहा है उस टाइम पे हमारे पास वोल्टेज जीरो ना हो रहा हो, तो उस वाली कंडीशंस पे जो भी हमारे पास ये दोनों के फेस में जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, फेस डिफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अगर हम नोटिस करें कि यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज का वेव फॉर्म जीरो को टच हो चुका है, लेकिन ये क्या मेरे को 0 डिग्री पे इस वाली कंडीशन पे करंट की वैल्यू इस फेस को टच की नहीं की। इस वाली कंडीशन पे मेरे को जब यहाँ 0 डिग्री है तब हमारे पास करंट कहाँ हो रहा है, करंट हमको क्या हो रहा है, लैग हो रहा है ओरिजिनल वैल्यू से। ये हमारे पास जब ये अपनी कुछ वैल्यू को गेन कर चुका है तब जाके हमारे पास उस वाली कंडीशन पे करंट की वैल्यू जीरो हो रही है, और जब हमारे पास करंट की वैल्यू जीरो है तब हमारे पास वोल्टेज की सम वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। तो ये जो फेस हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो भी डिस्टेंस हुआ उसको अगर हम लोग फाई से कंसीडर करें तो ये हमारे पास क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा, इसका फेस डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग v को अपनी आइडियल कंडीशंस पे अगर रिज्यूम करें तो v इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ, v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी हुआ। ठीक, अब अगले स्टेप में जब हम लोग इसी में करंट का वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करें तो करंट की वेव फॉर्म के लिए ये हमारे पास कितना हुआ, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। बट इस वाली कंडीशन पे ये हमारे पास v से कितना लैग हो रहा है, ये जब हमारे पास v की वैल्यू जब भी ये मेरे को जीरो हो रहा है उस पे 5 टाइम पीरियड कैसा हो रहा है, आगे चल रहा है। तो ये हमारे पास कितना हुआ, करंट हमारे पास लैग होगा कितना, 5 डिग्री होगा। ठीक, तो अब हमारे पास इस वाली कंडीशन पे ये I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 हो गया। या फिर इसमें जब हमारे पास हम लोग किसको, करंट वोल्टेज को अपने आइडियल कंडीशन पे अज्यूम किए थे, अगर हम लोग इसी चीज को किसके फॉर्मेट में, करंट के फॉर्मेट में अज्यूम करते कि हमारे पास करंट की जो वेव फॉर्म है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होता, तो इस वाली कंडीशन पे जो वोल्टेज है वो हमारे पास क्या हो रहा है, लीड हो रहा है। तो इस वाली कंडीशन पे जो वोल्टेज होता हमारे पास v0 साइन ओमेगा टी, और कितना पहले वो हमारे पास जीरो हो जा रहा है, वो 5 डिग्री हमारे पास पहले जीरो हो जा रहा है, तो ओमेगा टी प्लस वो कितना हुआ हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक सही है। और जैसे ही हमारे पास ये किसके लिए, लैग ऑफ कंडीशन के लिए, अगर हमारे पास करंट लैग ना हो रहा हो, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेस पे हो, तो सेम फेस की कंडीशन कब हमारे पास फाइंड होगी, जिस टाइम पे हमारे पास वोल्टेज जीरो हो सेम टाइम पे हमारे पास करंट भी जीरो हो। मैग्नीट्यूड हो सकता है कि हमारे पास दोनों का डिफरेंट हो, बट टाइम ड्यूरेशन जहां पे हमारे पास एक जीरो हो रहा हो सेकेंड भी जीरो हो, और जब एक मैक्सिमम पॉइंट को टच कर रहा हो तब सेकेंडरी भी हमको किसमें, उसी टाइम ड्यूरेशन पे मैक्सिमम ऑफ पॉइंट को अपने टच कर रहा हो। जैसे अगर यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखें तो ये कौन सा था, हमारे पास जीरो था, और ये कौन सा है, मैक्सिमम टाइम पीरियड पे दोनों सेम टाइम पे एक दूसरे की मैक्सिमम वैल्यू सेम है, π/2 हुआ। ये हमारे पास कितना हुआ, सॉरी ये हमारे पास हुआ पाई, और नेक्स्ट ऑफ हमारे पास 3/2 में 3π/2 में ये दोनों मिनिमम हुए सेम, और सेम इस वाली कंडीशंस पे हमारे पास ये दोनों क्या हुए, जीरो हुए। अब अगली कंडीशन पे ये हमारे पास पहले जीरो हो जा रहा है और बाद में जीरो कौन हो रहा है, हमारे पास करंट हो रहा है। तो ये वाली कंडीशन पे जो भी हमारे पास यहाँ पर आया है, तो इस वाली कंडीशन पे यहाँ से यहाँ तक का जो भी मेरे को डिग्री में डिफरेंस होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस कहलाएगा।
और ये वाली कंडीशन पे जब हमारे पास दोनों सेम हो, ये वाली कंडीशन पे जब हमारे पास क्या हो रहा हो, करंट लैग हो रहा हो, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, करंट लैग हो रहा है। और वोल्टेज कैसा हो रहा है हमारे पास, वोल्टेज लीड हो रहा है कंपेयर टू करंट में, ठीक। तो या फिर हम लोग कह सकते हैं करंट लैग इन बिटवीन, कहां से, वोल्टेज से, और वोल्टेज लीड कर रहा है कहां से, करंट से, ठीक। तो इस वाली कंडीशन पे हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी होगी। जब हम लोग किसको, वोल्टेज को आइडियल मानेंगे तब हमारे पास ये करंट लैग करेगा, और जब हमारे पास क्या होगा, करंट को हम आइडियल माने कि हमारे पास जो करंट की वेव फॉर्म हो वो है आइडियल, तो हमारे पास जो वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी वो कैसी होगी, लीड करती हुई होगी, तो वो मेरे पास +5 होगा, ठीक। और इस वाली कंडीशन पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दोनों सेम फेस में है, तो V इक्वल टू कितना हुआ, V0 साइन ओमेगा t हुआ, और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t हुआ। तो इस कंडीशन पे जो भी वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म है दोनों सेम फेसेस में है, ठीक। यहां तक सही है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हमारे पास वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट will be in same phase, in same phase, ठीक। और इस वाली कंडीशन में हमारे पास क्या हो रहा है, करंट लैग हो रहा है किसके कंपेयर में, इन कंपेयर ऑफ वोल्टेज, ठीक। या फिर क्या कहें, वोल्टेज लीड हो रहा है किसमें, सॉरी ये आपको लिखना पड़ेगा ना, वोल्टेज क्या हो रहा है हमारे पास, वोल्टेज लीड हो रहा है कहां, इन कंपेयर ऑफ करंट, ठीक। इतनी तरह की लैंग्वेज से ये हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी हमारे पास क्या हुआ, करंट लैग के पोजीशंस पे देखें और वोल्टेज लीड के, और जब दोनों सेम फेस पे हो। अब थर्ड कंडीशन क्या, जब हम लोग नोट डाउन करें, जब हमारे पास क्या हो, वोल्टेज क्या हो रहा हो, लैग हो रहा हो, और करंट कैसा हो, लीड हो, तो उस वाली कंडीशन को अगर देखें हम तो हमारे पास कैसा होगा। अब हम लोग थर्ड कंडीशन देखें, जब हमारे पास वोल्टेज क्या हो रहा हो, आपका लैग हो रहा हो, ठीक। तो हमारे पास करंट की वेव फॉर्म पहले 0 होगी कंपेयर टू वोल्टेज की, ठीक। तो ये हमारे पास किसकी वेव फॉर्म हुई, करंट की वेव फॉर्म हो गई, ठीक। और अगली हमारे पास किसकी हो गई, वोल्टेज की हो गई। जब हमारे पास करंट 0 है, हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में हो, और ये कुछ हमारे पास पीछे होती हो और इस डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ठीक। तो इस वाली कंडीशन पे हमारे पास करंट क्या है, लीड कर रहा है कंपेयर टू वोल्टेज का, या फिर वोल्टेज क्या हो रहा है, लैग हो रहा है कंपेयर टू करंट के, ठीक। और यहाँ पे भी जो फेज डिफरेंस हो ये हम कितना कंसीडर कर लें, 5 डिग्री अगर कंसीडर करें हो, तो ये हमारे पास जैसे यहाँ पे जब हम लोग इसका नॉर्मल ऑफ इक्वेशन लिखें तो I इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ, I0 साइन ओमेगा t हुआ, और V इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ, V0 साइन ओमेगा t माइनस ऑफ कितना हुआ हमारे पास 5 हुआ। और नेक्स्ट हम किसके फॉर्मेट में देखें, वोल्टेज के फॉर्मेट में देखें, तो ये हमारे पास कितना हुआ, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। तो इस कंडीशन पे जो हमारे पास, अगर इसको आइडियल मानते हैं तो I इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ, I0 साइन ओमेगा t प्लस ऑफ 5 हुआ, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर देखें हमारे पास इस वाली कंडीशन में करंट हमारे पास क्या हो रहा है, I हमारे पास लीड हो रहा है इन कंपेयर ऑफ वोल्टेज, ठीक। और यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, वोल्टेज लैग हो रहा है, वोल्टेज लैग हो रहा है इन बिट कंपेयर ऑफ करंट, ठीक। तो ये हमारे पास
लैग के लिए भी आ गया, जब हमारे पास वोल्टेज लैग हो रहा हो, वोल्टेज लीड हो रहा हो सकता है ये वेव फॉर्म मेरे को यहाँ से कांस्टेंट हो तो यहाँ पे करंट की वैल्यू पीछे हो सकती है। ठीक, तो इस वाले कॉन्स्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग एक और डायरेक्शन से बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्राफ ऐसा भी हो सकता है इस वाली कंडीशन पे या फिर दोनों कंडीशंस पे मैं बता रहा हूँ। तो इस वाली कंडीशन पे जैसे अगर मान के चले हमारे पास वोल्टेज को अगर हम लोग आइडियल माने तो वोल्टेज हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, यहीं से 0 से स्टार्ट हो रहा हो, और हमारे पास करंट कैसा हो रहा है, लीड हो रहा है। तो करंट लीड होगा तो ये हमको पॉजिटिव ऑफ डायरेक्शन से लीड होता हुआ होगा, और ये कहीं 0 से पहले ही स्टार्ट होकर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन करके आगे की डायरेक्शन में चला जाए, और ये कुछ ऐसा ही मेरे को मिल जाए। ठीक, तो ये मेरे को हमेशा 0 कितना से पहले हो जाएगा, वोल्टेज से पहले 0 हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन का सेम टू सेम सॉल्यूशन प्रोसेस होगा। इस वाली कंडीशन में मेरे को करंट ये I हुआ और ये हमारे पास कितना हुआ, V हुआ। या फिर सिंपली हम लोग अगर इस वाले को वेवफॉर्म को वोल्टेज को आइडियल मान लेंगे तो हमारे पास सेम वही फेज डिफरेंस वाला फॉर्मेट मिल जाएगा, और ये हमारे पास ये दोनों के फॉर्मेट का है। जब हमको किसको इस वाली ग्राफ में हम लोग किसको आइडियल मान रहे हैं, करंट को आइडियल मान रहे हैं। ठीक, करंट की वेवफॉर्म को कंसीडर किए हैं, और इस वाली कंडीशन में हम किसको कंसीडर किए हैं, वोल्टेज वाली कंडीशन को। ठीक, और पीछे वाले फॉर्मेट में देखें जब हम लोग क्या किए थे, इससे पीछे वाली कंडीशन पे जब वोल्टेज हमको क्या हुआ था, लीड हुआ था। अगर उस वाली कंडीशन में इस टाइप का करंट के लिए हम लोग आइडियल बनाते, तो करंट के लिए जब आइडियल हम बनाते तो कैसा होता हमारे पास, जैसे ये हुआ, तो करंट के लिए अगर आइडियल बना रहे होते तो ये ऐसा होता, और इस वाली कंडीशन पे जो वोल्टेज आता वो हमको प्रीवियस कंडीशन से ही अपने स्टार्ट हुआ होता, और ये हमारे पास ऐसा चला जाता। ठीक, ऐसा कुछ। ठीक, तो इस वाली कंडीशन में जो प्रीवियस कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास ये V है और ये क्या है, I है। वोल्टेज हमारे पास क्या हो रहा है, लीड हो रहा है, और करंट हमारे पास क्या हो रहा है, लैग हो रहा है। तो इस वाली कंडीशन से भी हम लोग बना सकते हैं। दोनों के लिए सेम सिमिलरिटीज है, सेम इक्वेशंस होगा, फेज डिफरेंस दोनों में सेम होगा। फेज डिफरेंस जो एक बार यहाँ पे आ गया वही फेज डिफरेंस यहाँ पे, वही फेज डिफरेंस यहाँ पे, वही फेज डिफरेंस यहाँ पे, हर एक टॉपिक्स पे फेज डिफरेंस सेम होगा। रीजन क्या है कि मेरे को जब भी वोल्टेज और करंट होगा दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती, वोल्टेज और करंट की दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों अलग फ्रीक्वेंसीज में मेरे को वेरी करे। ठीक, फेज डिफरेंस हमारे पास चेंज हो सकता है, वो चलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो सकती किसी भी कीमत पे। ठीक, तो ये हुआ, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें फेजर। तो फेजर के लिए हम लोग जैसे इंप्रूवमेंट करें अपने वेक्टर फॉर्मेट, अभी जो पीछे हम लोग वेव फॉर्मेट में हम लोग एनालिसिस किए लैग और लीड को, तो वहां पे फेज डिफरेंस को थोड़ा डिराइव करना हमारे पास डिफिकल्ट हो जाता है कि इसको हम डिराइव कैसे करें। तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास एक फेजर ऑफ डायग्राम आया कि मतलब जो हमारे पास कितना जो वोल्टेज है और करंट है दोनों के फेज डिफरेंस को पोलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो वेवफॉर्म के लिए हमारे पास एक ग्राफ के लिए डिनोशन आया उसे हमें क्या कहें, फेजर डायग्राम कहें। ठीक, अब अगर जैसे हमारे पास पोलर फॉर्मेट में यहाँ पे जो भी हमारे पास वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस होगा वो हमारे पास कितना होगा, यही इसके बीच का क्या होगा, हमारे पास एंगल होगा, जिसको हम लोग कोई भी फाई ओमेगा टी या किसी भी पोर्शन से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो ये अगर जैसे वोल्टेज और करंट के बीच के जो फेज डिफरेंस है उसी को यहाँ पे हम लोग एंगल के फॉर्मेट में उसके डिनोट करेंगे, और ये कैसा रिप्रेजेंट होगा, हमेशा इसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ये हमारे पास कौन सा है, मैन एक्सिस या एक्स एक्सिस से, और ये हमारे पास वाई एक्सिस हुआ, और ऐसा ही हमारे पास यहाँ पे एक्स डैश हुआ, और ये कौन सा हुआ हमारे पास, वाई डैश हुआ। ठीक, और उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमारे पास आई हुआ तो ये भी हुआ, या फिर किसी एक को इसमें से एक वाई बना सकते हैं। हो सकता है ये हमारे पास जैसे हुआ कि हमारे पास आई है और आई से हमारे पास भी जो है वो क्या हो रहा है, लीड हो रहा है, तो कितना एंगल हो रहा है, जैसे भी अगर हमारे पास लीड हो रहा हो आई से, तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच का जैसे फाई हुआ, तो ये फाई से हम लोग इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों के बीच का जो डिनोशन है वो हम लोग इस पोलर फॉर्मेट के जब डिनोट करना स्टार्ट किए
तो उसके लिए जो ग्राफ हम लोग या फिर डायग्राम जो यूज किए उसे हम लोग क्या कहें, फेजर डायग्राम कहें। ठीक, अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के बीच का जो फेज था वो कितना था, हमारे पास ओमेगा टी था। तो दोनों में ओमेगा टी हुआ और इस वाली कंडीशन पे वोल्टेज हमको क्या हो रहा है, इस ओमेगा टी से। अब अगर नॉर्मली हम लोग करंट की अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखें तो I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैन ऑफ एक्स एक्सिस से I कितना है हमारे पास, ओमेगा ऑफ टी एंगल बनाता हुआ। अब अगले स्टेप पे जब बात करें कि वोल्टेज हमको क्या हो रहा है, लीड हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल जब देखें तो कितना हुआ, ओमेगा टी प्लस ओ फाई हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो मेरे को वोल्टेज हुआ वो कितना हुआ, वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस ओ फाई हुआ। ठीक, तो यहाँ पर से इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग ज़्यादा इजीली डिनोट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर सिर्फ वोल्टेज और करंट के फॉर्मेट में, ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्मेट में लिए हूँ, तो इस वाली कंडीशन पे अगर हम लोग करंट की वेव फॉर्म को नॉर्मली अगर इक्वेशन दिया हो हमारे पास, तो आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी अगर गिवन हो, तो हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज की वेव फॉर्म हम लोग नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं। वेव फॉर्म के थ्रू हम लोग क्या करें, सॉरी वोल्टेज के फेजर डायग्राम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हुआ वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस ओ कितना हो गया, फाई हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं फेजर ऑफ डायग्राम का। इससे हमारे पास अल्टरनेटिव करंट में या फिर अल्टरनेटिव वोल्टेज की बात करें, उस वाली कंडीशंस पे हमारे पास क्या होता है, उसका एनालिसिस थोड़ा इजी हो जाता है और हम लोग उसको इजीली डिराइव कर सकते हैं या फिर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे इस वाली कंडीशन, प्रीवियस कंडीशन पे हम लोगों ने देखा था कि वोल्टेज लीड हुआ, वोल्टेज लैग हुआ, उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि वो इक्वेशन हमारे पास किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, तो तीनों की अलग अलग कंडीशंस में डिराइव करते चलूंगा और उसकी इक्वेशन लिखते चलूंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं उसमें हमारे पास वो फॉर्मेट होता कैसा है। ठीक, अब अगर हम लोग फिर से इसको एनालिसिस करना स्टार्ट करें तो सबसे फर्स्ट ऑफ फेजर डायग्राम में हमारे पास क्या होता है, एक ग्राफ का डिनोशन होता है, या फिर पोलर फॉर्मेट में हम जब वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं। ठीक, तो अब अगर स्टार्ट करें तो सबसे फर्स्ट ऑफ आइडियल कंडीशंस में लेके चलें, जब हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में होगा तो वो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में दिखेगा, और ये हमारे पास आई हुआ, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ओमेगा टी होगा। तो इस वाली कंडीशन पे जो इक्वेशन फाइंड होंगी वो कितना होगा, मेरे को v इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी हुआ, जब मेरे पास कौन सी कंडीशन पे, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेस में होगा, तब की कंडीशन में ये हमारे पास फाइंड आउट होगा। ठीक, अब सेकेंड ऑफ कंडीशन देखें, जब हमारे पास कैसा हो, वोल्टेज लीड हो रहा हो, तो वोल्टेज लीड होगा तो इस वाली कंडीशंस पे हमारे पास कैसा हो, वोल्टेज लीड होता हुआ हो और करंट हमारे पास कैसा हो रहा होगा, लैग हो रहा होगा। तो इस कंडीशन पे जो भी हमारे पास करंट के साथ एंगल को अगर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे पास करंट के साथ एंगल ओमेगा टी है, और वोल्टेज के साथ एंगल, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो हमारे पास कितना हुआ, फाई हुआ। नेट एंगल हमारे पास कितना हुआ, ओमेगा टी प्लस वो फाई हुआ। या फिर हमारे पास वोल्टेज के साथ एंगल हमारे पास कितना हो, वोल्टेज के साथ हमारे पास एंगल हो, ये वोल्टेज के साथ हमारे पास एंगल ओमेगा टी हो, और इसके साथ वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल हो वो हमारे पास कितना हो, फाई हो। तो हमारे पास ये आई की वैल्यू कितना फाइंड होगी, ये होगी ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई होगी। ठीक, तो ये एंगल अगर हमको ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई यहाँ पर मिला, फाइंड आउट हुआ, तो अगला एंगल हमारे पास कितना हुआ, ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई हुआ। ठीक, ये एनालिसिस हमको हमेशा इजी करता है फेजर डायग्राम। तो अब अगर इसमें से इक्वेशन लिखना स्टार्ट करें दोनों कंडीशन की, और दोनों ही कंडीशन में वोल्टेज हमको क्या हो रहा है, लीड हो रहा है कंपेयर टू करंट के। वोल्टेज हमको दोनों कंडीशन पे लीड हो रहा है, लेकिन इक्वेशन दोनों फॉर्मेट में अलग अलग नोट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ कंडीशन पे अगर नोट करें, करंट की इक्वेशन कितना हुआ, आई इक्वल टू आई जीरो साइन, ये हमारे पास एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे प्रेजेंट है, ओमेगा टी एंगल पे प्रेजेंट है, और हमारे पास इस वाली कंडीशन में वोल्टेज की वैल्यू कितना हुआ, वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई हुआ। ठीक,
अब नेक्स्ट ऑफ स्टेप जब स्टार्ट करें तो इस वाली कंडीशन पे जब आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू कितना है, V इक्वल टू हमारे पास हुआ V0 साइन ओमेगा टी हुआ, एक्स एक्सिस के साथ ये हमारे पास कितने एंगल पे प्रेजेंट है, ओमेगा टी एंगल पे प्रेजेंट है। अब अगर I का एंगल हम नोट डाउन करें तो ये हमारे पास कितना हुआ, I0 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। हम लोग हमेशा एंगल मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा एक्स एक्सिस से कंपेयर करता हुआ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस, आप देख सकते हैं तीनों में, ठीक। अब अगर हम लोग एक्स एक्सिस के साथ डायग्राम ना बनाएं, नॉर्मल फॉर्मेट का अगर इसका डायग्राम बनाते चले तो ये कैसा हमारे पास बनेगा, ये भी इस डायरेक्शन में और आई भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम टू सेम हो जाए। अगली कंडीशन पे ये हमारे पास हो सकता है जब हमारे पास आई क्या है, हमारे पास बेसिक लाइन है, तो ये हमारे पास आई हुआ और हमारे पास वोल्टेज कैसा है, वोल्टेज हमको अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, कितना एंगल बनाता हुआ, फाइव एंगल बनाता हुआ। या फिर इस वाली कंडीशन पे जब हम इसको डिनोट करेंगे तो इस वाली कंडीशन पे बेसिक लाइन हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, ओमेगा टी वाले के साथ वोल्टेज है और हमारे पास करंट कैसा है, लैग हो रहा है। तो ये वाली कंडीशन पे जो करंट हमको बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, कितना एंगल पीछे होता हुआ, फाइव एंगल, ठीक। तो इस तरह से ये ग्राफ हमको बना हुआ आ सकता है। ये एक फॉर्मेट, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड और ये सेकेंड के दो पार्ट्स में। अभी हमारे पास एक और बचा हुआ है जब हमारे पास क्या हो, वोल्टेज लैग हो रहा हो, ठीक। तो उस वाली कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारे पास कैसा होगा। तो ये दो कंडीशंस हुए, आप ग्राफ देख सकते हैं, फेजर डायग्राम, ये बेसिक ऑफ टर्म्स है, क्योंकि अगर इसको आप समझ लोगे तो आगे आपको ग्राफ के नोटेशन से काफी चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक। फेजर डायग्राम। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखें, जब हमारे पास वोल्टेज क्या हो रहा, लैग हो रहा, तो अगर उस वाली कंडीशंस पे जब आए तो हमारे पास जैसे ग्राफ बना तो ये हमारे पास कितना हुआ, इस वाली कंडीशन पे हमारे पास क्या हो, वोल्टेज लैग हो रहा हो तो हमारे पास करंट आगे, वोल्टेज पीछे। तो इस वाली कंडीशन पे वोल्टेज हमारे पास बेसिक लाइन से ओमेगा टी के एंगल पे प्रेजेंट हो और वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल हो, हमारे पास 5 डिग्री का हो, तो नेट ऑफ एंगल हमारे पास कितना हुआ, ओमेगा टी प्लस ऑफ 5 हुआ। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि करंट से हमारे पास वोल्टेज क्या हो रहा है, लैग हो रहा। या फिर इसके बाद सेकेंड ऑफ कंडीशंस जब बनाए तो हमारे पास इस वाली कंडीशंस पे क्या हो कि जैसे हमारे पास बेसिक लाइन हमारे पास कौन सा हो, ओमेगा टी एंगल बनाता हुआ हमारे पास कौन सा हो, करंट हो, और 5 एंगल लैग करता हुआ हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, हमारे पास वोल्टेज प्रेजेंट हो। तो हमारे पास वोल्टेज बेसिक लाइन से कितना एंगल बनाएगा, ओमेगा टी माइनस ऑफ 5 एंगल पे प्रेजेंट होगा, ठीक। तो अब अगर इसके बीच का हम लोग इक्वेशन लिखें तो ये हमारे पास कितना होगा, सबसे फर्स्ट ऑफ आई इक्वल टू, आई से फर्स्ट ऑफ यहाँ बेसिक लाइन पे कौन प्रेजेंट हो, मेरे को मैन एक्सिस के साथ मेरे पास कौन एंगल बना रहा है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। और इसके बाद पोटेंशियल्स के बाद अगला स्टेप में चले, हमारे पास किसके लिए, करंट के लिए नोटिस करें तो ये I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस ओ 5, ठीक। और इसमें जब आते हैं तो इसी में ये बात हो जाए, मेरे पास कितना हो जाएगा, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इंस्टेंट करंट की वैल्यू कितना हो गया, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी हुआ। और जब इसमें V हुआ तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ 5। दोनों फॉर्मेट में से हमको कोई सा भी इक्वेशन में लिखा हुआ क्वेश्चंस में गिवन हो सकता है, ठीक। अब अगर इसमें से वोल्टेज और करंट के बीच का अगर ग्राफ हम लोग डिनोट करें तो अगर हमारे पास V किसके साथ, मैन एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल पे प्रेजेंट हो तो ये हमारे पास हुआ I, जो कि किससे, V से 5 एंगल आगे प्रेजेंट होगा। और इस वाली कंडीशन पे अगर I हमारे पास मैन एक्सिस पे प्रेजेंट हुआ तो V हमारे पास कैसा, लैग करता हुआ प्रेजेंट होगा, ठीक। तो ये दोनों कंडीशंस हुआ, हमारे पास 3 कंडीशन हुआ, तीनों हो गया। मेरे को जब दोनों वोल्टेज और करंट का सेम फेस में हो, वोल्टेज लीड कर रहा हो, वोल्टेज लैग कर रहा हो, ठीक। यहां तक हुआ। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक देखें, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। ये होते क्या है हमारे पास, सिर्फ
तो सबसे फर्स्ट ऑफ जैसे रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में हमारे पास कैसा होगा, रेजिस्टेंस हमारे पास जब कंडक्टर के थ्रू हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस किया जाए या ऑफर्ड किया जाए कंडक्टर के थ्रू, तो वो हमारे पास जो प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करेंगे। ठीक, अब उसके बाद आया रिएक्टेंस, ये हुआ सिर्फ वन टाइप्स होगा आर से डिनोट। अब इसके बाद बात करें रिएक्टेंस की, तो रिएक्टेंस हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंस हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास जब ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास इंडक्टर या कैपेसिटर के थ्रू प्रोड्यूस किया जाएगा तो हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंस कहेंगे। तो रिएक्टेंस हमारे पास टू टाइप्स का हो सकता है, फर्स्ट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस हो सकता है, कौन सा हो सकता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक सेकेंड ऑफ हो सकता है हमारे पास कैपेसिटिव। ठीक, तो अगर अब इसमें बात करें इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास कैसा होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन किसके कारण प्रोड्यूस होगा, हमारे पास इंडक्टर के कारण प्रोड्यूस होगा, तो इस वाली कंडीशंस पे जो इंडक्टर के कारण ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है उस वाले रिएक्टेंस को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसका डिनोमिनेशन होता है हमारे पास XL से। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास क्या होगा, जब ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास कैपेसिटर के थ्रू प्रोड्यूस होगा तो वो हमारे पास कौन सा होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, और इसको डिनोट करते हैं हमारे पास X ऑफ C से। ठीक, एक हुआ XL और एक हुआ XC, और दोनों की यूनिट हमारे पास कितना होगा, ओम होगा। यहाँ पे भी ये तीनों की सॉरी, यहाँ पर भी ओम होगा और यहाँ पर भी ओम होगा और कहाँ पे, यहाँ पर भी ओम होगा। फिर इसके बाद सबसे लास्ट ऑफ टॉपिक आता है हमारे पास कौन सा, इम्पीडेंस होगा। तो इम्पीडेंस की जब बात करें तो इम्पीडेंस हमारे पास कितना होगा, इम्पीडेंस वो जब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन किसके कारण, किन्हीं दो कंपैरिजन, मतलब या वो रेजिस्टेंस, इंडक्टर या कैपेसिटर, ये तीनों के किसी भी एक फॉर्मेट के रिएक्टेंस के कारण हमारे पास वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हुआ, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, इम्पीडेंस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस या फिर कौन सा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कौन सा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये तीनों में से किसी भी दो के मर्ज से जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस कहलाएगा। ठीक, तो जैसे अगर हो सकता है हमारे पास ये दोनों का कंपैरिजन हो सके, या फिर हमारे पास ये दोनों का भी हो सकता है, या थर्ड ऑफ हमारे पास किसका हो सकता है, ये दोनों का भी हो सकता है। ठीक, ये दोनों का हो सकता है। ठीक, तो इसमें ये हमारे पास क्या होगा, इम्पीडेंस इसको कहेंगे। ठीक, तो अब अगर जैसे यहाँ पे जो इसको डिनोट करेंगे वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल ऑफ जेड से, और इसकी भी यूनिट हमारे पास क्या होगी, ओम होगी। ये तीनों हमारे पास सेम यूनिट में रिप्रेजेंटेड होते हैं, ओम और ओम और ओम। ठीक, यहाँ तक सही है। और उसके बाद देखें हमारे पास इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास एडमिटेंस, एडमिटेंस। ठीक, एडमिटेंस हमारे पास कितना होगा, 1/z से इसको डिनोट करते हैं, 1/z, या फिर 1/z की जगह पे हम इसको किससे, एक और एडमिटेंस को y से डिनोट करते हैं, y इक्वल टू 1/z होता है, और इसकी अगर यूनिट देखें तो ये हमारे पास कितना होगा, y इक्वल टू इसकी यूनिट ओम है, तो ये मेरे को ओम का कितना हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स इसकी SI यूनिट होगी एडमिटेंस की। ठीक, या फिर महो कह सकते हैं, है ना। तो ये एडमिटेंस हो गया, इम्पीडेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, और कौन सा हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो ये सभी के कॉम्बिनेशन से जो सर्किट बनेंगी, जैसे मेरे को कॉम्बिनेशन से कौन सा किसके रहेगा, इंडक्टर का रहेगा, कैपेसिटर का रहेगा और रेजिस्टेंस का, इन तीन के कॉम्बिनेशन से जैसे सर्किट बनेंगी तो वो पॉसिबिलिटी हम लोग देखते हैं कैसा हो। नेक्स्ट ऑफ देखें अल्टरनेटिंग करंट सर्किट की, अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास सर्किट कैसा है, तो उस वाली कंडीशंस पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सर्किट में कितना हो, सिर्फ रजिस्टिव पाथ हो, मीन्स ऑफ आर प्रेजेंट हो। सेकेंड ऑफ कंडीशन पे कैसा हो सकता है, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैसा, इंडक्टिव हो पाथ या सिर्फ इंडक्टर प्रेजेंट हो। थर्ड ऑफ हमारे पास कैसा, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो।
फिर इसके बाद फोर्थ ऑफ हमारे पास कैसा हो सकता है, हमारे पास R और L हो सकता है। फिफ्थ हमारे पास कैसा हो सकता है, R और C हो सकता है। सिक्स हो सकता है हमारे पास कितना, R और L हो गया, और ये कितना हो सकता है, L और C हो सकता है। सेवेंथ हमारे पास हो गया कौन सा, R L और C हो गया। ठीक, तो इतनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास कि सर्किट में, अल्टरनेटिंग सर्किट में हमारे पास इतनी चीजें पॉसिबल हो सकती है, 7 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, तो अब अगर देखें उन 7 पॉसिबिलिटीज में हमारे पास वो किस तरह से बिहेव करेगा, तो स्टार्ट करते हैं अगला हम लोग किसमें से, ओनली ऑफ R से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट ऑफ टॉपिक देखें, जब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, प्योर ओमिक रेजिस्टेंस हो, तो इस वाली कंडीशन पे जैसे अगर हमारे पास कितना हो, सिर्फ एक ओमिक रेजिस्टेंस हो, मीन्स ऑफ R हो, और इस पे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितना हो, I हो, तो ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स हुआ। अल्टरनेटिंग कंडीशन में V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t हुआ, तो इस पे फ्लो होने वाला करंट अगर I हो और सर्किट हमारे पास कैसा हो, एक क्लोज पाथ बना रहा हो। ठीक, तो इस वाली कंडीशंस पे अगर हम लोग आगे नोटिस करें, तो जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t हमारे पास गिवन है, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। तो इसमें फ्लो होने वाली अगर करंट की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगी, तो अगर हमारे पास सिर्फ वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज अगर हमको मालूम है तो अगला स्टेप हमारे पास कितना हुआ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास V इक्वल टू I इंटू R हुआ, तो हमारे पास I की वैल्यू कितना हुआ, V बाई ऑफ R हुआ। तो इसमें अब V की वैल्यू अगर हम पुट करें तो I इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t अपॉन कितना हो गया हमारे पास, R हो गया। ठीक, अब अगले स्टेप में I इक्वल टू ये हुआ V0 बाई R इंटू साइन ओमेगा t। तो इस वाली कंडीशंस पे जैसे ही हम लोग आए तो हमारे पास V0 बाई R कितना देगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को देगा कि नहीं देगा, तो यहाँ पे I0 इक्वल टू कितना हो गया, V0 बाई ऑफ R हो गया, जो कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को डिनोट करेगा। तो इस वैल्यू को जैसे ही इस इक्वेशन में पुट किए तो I इक्वल टू I0 इंटू साइन ओमेगा t हुआ। ठीक, तो आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो साइन ओमेगा टी है सेम यही साइन ओमेगा टी है, मीन्स ऑफ फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है, 0 है। तो जब हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो कैसा होगा हमारे पास, ये हुआ हमारे पास फेज के लिए हुआ, हम लोग स्टार्टिंग ऑफ केस से स्टार्ट किए थे, V से स्टार्ट किए थे, तो V हुआ, और ये हमारे पास क्या हुआ, I हुआ, दोनों सेम फेस में है, मीन्स ऑफ ओमेगा t डिस्टेंस पे है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास उसका फेजर डायग्राम हुआ। तो इस वाली कंडीशंस पे दोनों हमारे पास वोल्टेज और करंट सेम फेस में है, या फिर इसको इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हैं, V और ये हुआ I, V और I दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ। अब अगर इसका वेव फॉर्म अगर हम लोग डिनोट करें तो वेव फॉर्म हमारे पास कैसा होगा, वेव फॉर्म को देख लेते हैं, लास्ट ऑफ टाइम देखते चले। तो ये हुआ हमारे पास ऐसा, और अगला स्टेप पे ये हमारे पास किसके लिए हुआ, V के लिए हुआ। अगले स्टेप पे ये हमारे पास किसका हो गया, I का हो गया, डेड लाइन वाली। तो ये हमारे पास किसका हो गया, I का हो गया। तो ये हमारे पास फेजर डायग्राम आ गया। मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग हो सकता है, बट हमारे पास फेज डिफरेंस देखिए दोनों की कंडीशन पे मेरे को सेम है। जितना यहाँ पे मेरे पास यहाँ स्टार्टिंग के टाइम पे वोल्टेज और करंट दोनों साथ में 0 था, उतना ही मेरे को यहाँ पे दोनों साथ में मैक्सिमम भी हुआ है। ठीक, ये हमारे पास किसके लिए था, ये वेव फॉर्म के फॉर्मेट में है, और ये किसके डायग्राम के, फेजर डायग्राम के फॉर्मेट में है। ठीक है, यहाँ तक। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास किसके लिए है, दोनों के लिए है, वोल्टेज और करंट के लिए। दोनों इसकी लेंथ मेरे को इधर और इधर दोनों डायरेक्शंस पे जाएगी, और यहाँ पे जब मैच करें तो ये हमारे पास करंट के लिए यूज हो गया, और ये किसके लिए हो गया, वोल्टेज के लिए हो गया। वो आप मैच कर सकते हैं, वो तो एक फॉर्मेलिटी बस है ना। यहाँ तक सही है। अब नेक्स्ट देखें, जब अल्टरनेटिंग सर्किट में हमारे पास कैसा हो, सिर्फ एक प्योर कैपेसिटर ऐड हो, तो उस वाली कंडीशंस पे हमारे पास कैसा होगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ, जब एक प्योर कैपेसिटर C ऐड होगा तो इस वाली कंडीशन पे वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन हो,
V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी हो, एक कैपेसिटर कनेक्ट हो सीरीज में जिसकी वैल्यू हमारे पास कितना हो, कैपेसिटी हो, C कैपेसिटी हो। अब इस पे जो मेरे को करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू फाइंड करना हो। कैपेसिटर की कैपेसिटी कितने हमारे पास C है, और इस पे जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो हमारे पास कितना हो रहा है, V है, और V की वैल्यू कितना है, V0 साइन ओमेगा टी है। तो इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोरेज कितना होगा, तो Q इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, CV हुआ। तो अब अगर ये Q इक्वल टू CV हुआ तो हमारे पास यहाँ पे कितना चार्ज स्टोरेज हुआ, ये वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो ये हमारे पास कहाँ से, Q इक्वल टू C, V की वैल्यू कितना हुआ, V0 साइन ओमेगा टी हुआ। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लें। अब नेक्स्ट ऑफ हमारे पास ये Q इक्वल टू C V0 साइन ओमेगा टी हुआ। नेक्स्ट ऑफ हमारे पास अगर यहाँ पर से हमको करंट फ्लो की वैल्यू फाइंड करना है तो करंट फ्लो हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगा, तो हमारे पास I इक्वल टू कितना होता है, dq बाई ऑफ dt, मतलब चेंज इन चार्ज फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टू बी करंट। ठीक, तो अब अगर यहाँ पे हमारे पास dq बाई ऑफ dt हो गया तो q की वैल्यू हमारे पास कितना है, I इक्वल टू d बाई ऑफ dt। q की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से है C V0 साइन ओमेगा t। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास क्या, V0 मैक्सिमम ऑफ करंट वोल्टेज है और C मेरे पास क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटी है। तो इस वाली कंडीशंस पे हमारे पास I इक्वल टू C V0 कांस्टेंट टर्म हो गया तो ये बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, साइन ओमेगा t का होगा। ठीक, अब यहाँ पे साइन ओमेगा t हुआ तो I इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, I इक्वल टू C V0 साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ओमेगा कोस ओमेगा t होगा। तो ये हमारे पास कितना हुआ, ओमेगा इंटू कोस ओमेगा t हुआ। ठीक, यहाँ पे ओमेगा टी को एक कुछ एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, फिर उसके बाद वहां पे रखेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ मेथड से उसका डिफरेंशिएट करके हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट ऑफ अगर इसमें नहीं मालूम है तो मैं एक बार और कर देता हूँ इसको। तो जैसे इसको अगर मैं करूँ तो ओमेगा टी को हम लोग कितना एज्यूम कर लें, ओमेगा टी को x एज्यूम करते हैं तो हमारे पास कितना हुआ, I इक्वल टू C V0 और ये हुआ d बाई ऑफ dt साइन x हुआ। अब यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो I इक्वल टू C V0 और ये हुआ d बाई डी एक्स साइन x इंटू डी एक्स बाई ऑफ डी टी। नेक्स्ट ऑफ स्टेप में ये हमारे पास कितना हो गया, I इक्वल टू C V0 साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, cos x हुआ, और यहाँ पे हुआ डी एक्स बाई ऑफ डी टी। नेक्स्ट ऑफ स्टेप में ये हमारे पास कितना होगा, I इक्वल टू C V0 इंटू, अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर पुट करें तो x की वैल्यू हमारे पास कितना है, ओमेगा t है, ये हुआ cos ओमेगा t इंटू डी बाई डी टी ओमेगा t। ठीक, अब ओमेगा t हुआ तो हमको t के रिस्पेक्ट में ओमेगा t का जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें, ओमेगा हमारे पास कैसा है, एक कांस्टेंट ऑफ टर्म है, तो ओमेगा कैसा बाहर आ गया, और सिर्फ t का जब डिफरेंशिएशन होगा तो हमारे पास t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हुआ I इक्वल टू C V0 cos C V0 ओमेगा cos ओमेगा t हुआ। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज किसके फॉर्मेट में, साइनोसॉइडल के फॉर्मेट में है, साइन के, और हमारे पास करंट किसके फॉर्मेट में आया, कोसाइन के फॉर्मेट में आया। तो दोनों को अगर सेम फॉर्मेट में लेके आए तो यहाँ पे ये हमारे पास कितना होगा, I इक्वल टू C ओमेगा V0 और ये हुआ साइन पाई बाई 2 प्लस ऑफ ओमेगा t हुआ। ठीक, यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस ऑफ ओमेगा टी लिए और सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो अब अगला स्टेप अगर यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे हम लोग C ओमेगा और V0 को I0 मान सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के लिए ये हुआ। तो अगर ये हमारे पास हुआ तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास कितना हुआ, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस ऑफ पाई बाई 2 हुआ। ठीक, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिए। ठीक,
अब अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास वोल्टेज से कितना एंगल आगे है, लीड कर रहा है, π/2 एंगल करंट हमको वोल्टेज से लीड कर रहा है। और ये π/2 एंगल सिर्फ किस में होगा, प्योर कैपेसिटर में। अगर प्योर कैपेसिटर नहीं है तो एंगल थोड़ा थोड़ा हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, एग्जैक्ट π/2 नहीं आएगा, हो सकता है फाई आए या फिर कुछ भी आए, वो इम्प्यूरिटीज के हिसाब से हमारे पास मिक्सअप होता चला जाएगा। ठीक, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इसका और इसके बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में फेजर डायग्राम डिनोट करें तो हमारे पास कैसा होगा। इससे पहले हम लोग इसको इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 इसको कंसीडर कर लें। ठीक, तो अब इसके बाद अगर इसका फेजर डायग्राम डिनोट करें तो वो हमारे पास कैसा हो, हमारे पास वोल्टेज कैसा है, हमारे पास सोर्स है, तो अगर वोल्टेज सोर्स का है तो हमारे पास ये कैसा हुआ, V हुआ। और ये हमारे पास मेन एक्सिस से कितना ω t एंगल पे प्रेजेंट है और इससे π/2 डिग्री आगे हमारे पास कौन सा प्रेजेंट है, करंट प्रेजेंट, एग्जैक्ट ω t प्लस वो π/2 मतलब V से 90 डिग्री बनाता हुआ हमारे पास क्या प्रेजेंट, हमारा करंट प्रेजेंट है, जो कि यहाँ से π/2 एंगल पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ω t प्लस π/2 हुआ। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया करंट की वेवफॉर्म। तो ये हमारे पास ये किसमें, प्योर कैपेसिटर के कंडीशन में हमारे पास ये क्या आया, हमारा फेजर डायग्राम आया। वेव डायग्राम थोड़ा लास्ट में देखेंगे, है ना। या फिर इसको जब हम वोल्टेज और करंट के फॉर्मेट में बस डिनोट करें तो ये हमारे पास हुआ वोल्टेज और ये हमारे पास क्या हुआ, करंट हुआ, दोनों के बीच का एंगल हमारे पास कितना हुआ, π/2 हुआ। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास फेजर डायग्राम एक ये, और ये आप बना सकते हैं नॉर्मल फॉर्मेट में, मेन फेजर डायग्राम हो गया। ठीक, ये हमारे पास क्या हुआ, फेजर डायग्राम। अब नेक्स्ट ऑफ स्टेप में देखें, उसके लिए स्पेशल कंडीशन। अब नेक्स्ट ऑफ अगर हम लोग इसका वेवफॉर्म डायग्राम बनाएं तो वो कैसा हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ Vω t एंगल किसके साथ बना हुआ है, ω t एंगल V के साथ बना हुआ है। अगर यहाँ पर हम लोग सबसे ऑफ स्टार्टिंग ओरिजिन पॉइंट से कहाँ से स्टार्ट करें, वोल्टेज की वेवफॉर्म स्टार्ट करें और इन करें, हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट π/2 एंगल आगे कौन चल रहा है, हमारे पास करंट चल रहा है। मीन्स ऑफ जो भी यहाँ पे वेवफॉर्म बनेगा वो कहाँ से बनेगा, यहाँ वाली कंडीशन से। जब ये मैक्सिमम होगा तब हमारे पास करंट कितना हो चुका होगा, 0 होगा। और जब हमारे पास ये यहाँ पे 0 होगा उस वाली कंडीशंस पे हमारे पास ये फिर से मैक्सिमम होगा। और जब ये मैक्सिमम हो चुका होगा नेगेटिव डायरेक्शन में तब ये फिर से 0 होगा। और ऐसा ही ये वेवफॉर्म मेरे को π/2 एंगल बनाता हुआ क्या होगा, आगे पीछे होता चला जाएगा। ठीक, ये कितना हुआ, π/2 हुआ, ये 0 हुआ। और ये हमारे पास किसका वेवफॉर्म है, ये करंट का है। और ये किसका है, ब्लैक वाला, मेरे को ये वोल्टेज का है। ठीक, ये 0 हुआ, π/2 हुआ, ये हुआ π और ये हुआ 3π/2 और ये कितना हुआ, 2π हुआ। ठीक, तो हमारे पास वेवफॉर्म हुआ। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करें, रिएक्टेंस की वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो रिएक्टेंस की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर रिएक्टेंस की बात करें, कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगा। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर ऑफ 2 में आए तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, CVω0 इक्वल टू I0 है। ठीक, अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करें, यहाँ पे ये V0 है ना। ठीक, अरे ω0 नहीं, सॉरी है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे कितना हुआ, CV0 ω इक्वल टू I0 हुआ। अब नेक्स्ट ऑफ स्टेप में V0 अपॉन I0 इक्वल टू कितना हुआ, इस I को इसके डिनोमिनेटर में लाए तो यहाँ Cω हमारे पास कैसे मल्टीपल पे है V0 के, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इसके डिवीजन में आ जाएगा। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आए तो हमारे पास कितना होता है, V/I इक्वल टू कितना होता है, R होता है। ये किसके लिए होता है, रेजिस्टेंस के लिए होता है। लेकिन इंडक्टिव या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का हमारे पास अलग डिनोशन होता है। जैसे हमारे पास क्या हुआ,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए हम लोग किससे डिनोट करेंगे, XC से डिनोट करेंगे। तो V0 बाई I0 कितना से हुआ, इसको XC से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर को फोर्थ में अगर हम पुट करें तो ये हुआ हमारे पास XC इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C हुआ, ठीक। अब अगर यहाँ पे ओमेगा बाई C हुआ तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हमारे पास अब कहीं पर भी डिनोट करेंगे तो XC इक्वल टू 1 बाई ऑफ ओमेगा C से डिनोट करेंगे। ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कई टाइम से एग्जाम्स पे आता है, जैसे आगे की हायर एजुकेशंस में अगर आप जाते हैं तब की भी कंडीशंस पे ये हमारे पास डायरेक्ट आता है, ठीक। और ओमेगा की वैल्यू हम लोग कितना फाइंड किए हैं, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में 2 पाई f फाइंड किए हैं। तो अब अगर अगले स्टेप में देखें तो XC इक्वल टू 1 बाई 2 पाई f इंटू C भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। ये दोनों फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम लोग XC मतलब रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ डिनोट करें, उससे पहले अगर हम लोग देख लें कि रिएक्टेंस की वैल्यू हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटी और किससे, फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स ऑफ अगर हम लोग कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उसकी रिएक्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, या फिर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तब भी हमारे पास रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जब हमारे पास कितना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो, स्पेशल कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी की कंडीशन हमारे पास 0 है तो XC की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 1 बाई 2 पाई 0 इंटू 0, मतलब XC की वैल्यू कितना हुआ, 1 बाई 0, और 1 बाई 0 को हम कितने से, इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं, फर्स्ट ऑफ कंडीशन। सेकेंड कंडीशन अगर इसी में चेक करें तो जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितना हो, इनफाइनाइट हो गई, तब XC की वैल्यू कितना हुआ, 1 बाई इनफाइनाइट, तो XC इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। मतलब इस वाली कंडीशन पे जो रिएक्टेंस मिलेगा 0 मिलेगा। इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास क्या मिलेगा, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस 0 और 0 फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। अगर हम यहाँ पे डायग्राम इसके बीच में ग्राफ रिप्रेजेंट करें XC और किसके बीच में, XC एंड इन बिटवीन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है हमारे पास लेफ्ट टू राइट, और इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू डाउनवर्ड टू अपवर्ड इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो जब हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी 0 होगा उस कंडीशंस पे हमारे पास कहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास कितना हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो इनफाइनाइट में हम ये ग्राफ के पैरेलल में कहीं पर इनफाइनाइट से लेकर आते हुए होंगे और स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट पे है तो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहाँ है, 0 है। तो इनफाइनाइट टर्म्स के ग्राफ को अगर हम लोग यहाँ डिनोट करें तो ये ग्राफ हमारे पास यहाँ डिनोट नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस के जस्ट ऑफ पैरेलल ले लेते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हम ले लिए, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहाँ है, इनफाइनाइट पे है। तो जैसे ही यहाँ पे स्लोप को एक इस डायरेक्शन पे स्लोप फाइंड करके ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास हुआ उसके बीच का ग्राफ हुआ, जब हम किसके बीच में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ स्टेप देखें, हमारे पास जब अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ प्योर इंडक्टेंस को अपने सर्किट में रहो तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, जैसे प्योर ऑफ इंडक्टरशिप हो तो ये हमारे पास कितना हुआ, L हुआ, और यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई हुआ ये V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t हो, और इस पे फ्लो होने वाला करंट कितना हो, I हो, ठीक। तो इस वाली कंडीशंस पे हमारे पास इस पे कितना इफेक्ट होगा और इस पे मेरे को वोल्टेज और करंट किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक। तो अब अगर इस वाली कंडीशंस पे जब भी आए तो हमारे पास जैसे किसी भी इंडक्टर के थ्रू जब हमारे पास उस पे इंड्यूस जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, ये माइनस एल डी आई बाई ऑफ डी टी। तो माइनस सिंबल इस चीज का डिनोस्ट्रेशन होता है कि अगर मैं स्विच को बंद कर दूंगा तो वो कैसा होगा, मेरे को डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो मेरे को नेट ऑफ वोल्टेज जो यहाँ पे क्रिएट होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू एल डी आई बाई ऑफ डी टी, या फिर V माइनस एल डी आई बाई ऑफ डी टी, नेट इंड्यूस ईएमएफ। तो अब अगला स्टेप जैसे यहाँ पे हुआ तो V इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ, L इंटू
डी आई बाई ऑफ कितना हुआ, डी टी हुआ। ठीक, वो प्रीवियस कंडीशन में आप देख सकते हैं पिछले चैप्टर्स में, तो वो मेरे पास कैसे माइनस होता है वहां पे ज्यादा बेटर वो डील कर पाएंगे। अब अगले स्टेप में जैसे ही हम लोग यहाँ पे v इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, हमारे पास वैल्यू है वोल्टेज की कितना, v जीरो साइन ओमेगा टी, तो v जीरो साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई ओ कितना हो गया, डी टी हो गया। ठीक, नेक्स्ट ऑफ स्टेप में यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस dt को इस डायरेक्शन में ले चलते हैं, तो ये हमारे पास कितना हुआ, डी आई इक्वल टू या फिर डी आई इक्वल टू 1 बाई एल वी जीरो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इस इक्वेशन को क्या करें, इंटीग्रेट कर दें बोथ को t के dt के रिस्पेक्ट में। तो अब अगर इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड, तो ये हमारे पास कितना होगा, डी आई इक्वल टू 1 बाई एल वी जीरो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक, अगले स्टेप में ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डी आई का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हुआ, आई, और यहाँ पे वी जीरो अपॉन एल कॉन्स्टेंट टर्म हुआ, और इंटीग्रेशन हो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। नेक्स्ट ऑफ स्टेप में अगर हम लोग यहाँ पे एक बार मैं फिर से इसको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ, तो अगर हम लोग ओमेगा टी को कितना एज्यूम करें, ओमेगा टी को अगर एक्स एज्यूम करते हैं, तो ये हमारे पास कितना होगा, ओमेगा टी। अब इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, एक्स टी के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो ये हमारे पास हुआ डी बाई डी टी ओमेगा टी इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स हुआ, और ओमेगा हमारे पास कैसा है, कांस्टेंट हुआ इस डिफरेंशिएशन में, और ये कितना हुआ, टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डी एक्स बाई ओ डी टी हुआ। ठीक, तो हमारे पास किसकी वैल्यू, टी डी एक्स की वैल्यू या फिर डी टी की वैल्यू हमारे पास कितना हुआ, डी टी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा इंटू डी एक्स। इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पे पुट करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे अगर पुट करें, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा होगा, I इक्वल टू वी जीरो बाई एल, और ये हुआ साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास x हुआ, और डी टी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 बाई ओमेगा इंटू डी एक्स। नेक्स्ट ऑफ स्टेप ये कितना हुआ, I इक्वल टू वी जीरो बाई एल, और ये हुआ हमारे पास कितना, ओमेगा यहाँ पर से बाहर, और ये हुआ हमारे पास साइन x इंटू डी एक्स, और इसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना होगा, आई इक्वल टू वी जीरो ओमेगा एल साइन एक्स का इंटीग्रेशन, है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होगा, माइनस कॉस एक्स हुआ। ठीक, और एक्स की वैल्यू हमारे पास पुट करें, तो ये कितना हुआ, ओमेगा टी हुआ, तो आई इक्वल टू वी जीरो ओमेगा एल, और ये हुआ माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब नेक्स्ट ऑफ स्टेप में यहाँ पर माइनस ऑफ सिंबल को अंदर ले चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ स्टेप में सबसे फर्स्ट ऑफ हमारे पास वोल्टेज जो गिवन है हमको क्वेश्चन, वो किसके फॉर्मेट में, साइनोसॉइडल, और जो हमारे पास आया वो कैसा है, कोसाइन के फॉर्मेट में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ दोनों को सेम फॉर्मेट में ले चलें, तो ये हुआ हमारे पास आई इक्वल टू माइनस वी जीरो ओमेगा एल, और ये हुआ हमारे पास कितना, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस सिंबल को हम लोग इस साइन के अंदर ले चले। अगर आपको याद हो कितना, साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस थीटा के फॉर्मेट में, माइनस साइन थीटा के फॉर्मेट में है, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ज कर लें, तो ये हमारे पास कितना हुआ, आई इक्वल टू माइनस वी जीरो ओमेगा एल, माइनस सिंबल को इसके अंदर ले चलते हैं, तो ये हुआ हमारे पास कितना, साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू, प्लेस चेंज कर दिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, या फिर इसमें से माइनस सिंबल आप बाहर ले लो तो माइनस माइनस प्लस होगा। आपको दोनों में जो भी बात एक ही होती, चाहे ये कान पकड़ लीजिए चाहे ये कान पकड़ लीजिए, है ना, उसमें कोई वो नहीं होता।
अगर इसमें से माइनस सिंबल कॉमन लेके इस फॉर्मेट से उस फॉर्मेट में ले जाएं या फिर इसको माइनस सिंबल को अंदर लेके जाएं तब भी ये हमारे पास यही आएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप जब इसको आगे ले चले तो ये हमारे पास कितना हुआ, I इक्वल टू कितना था पीछे V0 बाई ओमेगा एल और ये हुआ साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2 हुआ। और यहाँ पे हम लोग कितना V0 ओमेगा एल को कितना कंसीडर कर लें, I0 कंसीडर करें तो ये I इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लिए और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कंसीडर कर लिए। ठीक, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें और बेसिक ऑफ इक्वेशन के फॉर्मेट में देखें जो कि हमारे पास कितना गिवन था वोल्टेज का V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, मतलब इस वाली कंडीशन पे करंट जो है हमको वोल्टेज से कितना पाई बाई 2 डिग्री लैग होगा। ये प्योर ऑफ इंडक्टर की कंडीशन में होगा। अगर इम्प्योर इंडक्टर है तो ये कंपलसरी नहीं है कि पाई बाई 2 डिग्री ही वो मेरे को लैग होगा करंट। ठीक, हो सकता है कुछ और डिग्री लैग हो, कुछ कम हो सकता है। ठीक, अब जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे हमारे पास कितना है V0 साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे करंट हमको कितना सिर्फ पाई बाई 2 डिग्री उससे क्या हो रहा है, लैग हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका फेजर डायग्राम देखें तो ये हमारे पास कितना होगा, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के बीच में अगर ग्राफ डिनोट करें तो ये हमारे पास मेन एक्सिस से कितने डिग्री पे वोल्टेज प्रेजेंट है, ओमेगा टी एंगल पे प्रेजेंट है V, और यहाँ पर मेरे को ओमेगा टी से V और I के बीच का जो एंगल है वो कितना है हमारे पास, पाई बाई 2 है। एग्जैक्ट ऑफ ये कितना डिग्री प्रेजेंट है, पाई बाई 2 एंगल पीछे प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास कितना है, पाई बाई 2 एंगल हुआ, मीन्स ऑफ 90 हुआ, जो कि कितना हुआ, I हुआ। ठीक, तो ये हमारे पास अगर इसके बीच का एंगल का है तो ये हमारे पास कितना हुआ, ओमेगा टी माइनस ऑफ 5 हुआ। मेन एक्सिस से कितना पीछे, ओमेगा टी माइनस 5 एंगल पीछे, और वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना हमारे पास, पाई बाई 2 है। तो ये मेरे पास कितना हुआ, तो सॉरी 5 की प्लेस पे यहाँ पे कितना है, पाई बाई 2 है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका फेजर डायग्राम हुआ। या फिर इसको आप नॉर्मली ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हुआ, वोल्टेज हुआ और इससे हमको करंट को क्या किए, पीछे की ओर कर लिए, लैग कर लिए कितना, पाई बाई 2 एंगल। ठीक, ये हुआ हमारे पास। अब इसके बाद अगर इसका वेव फॉर्म डिनोट करें तो वो कैसा होगा, ये देख लेते हैं। तो इसका वेव फॉर्म जब डिनोट करेंगे तो ये हुआ हमारे पास, वोल्टेज हमारे पास कैसा है, बेसिक ऑफ लाइन में है, तो ये हमारे पास V हुआ। अब अगर इसमें I की बात करें तो I हमारे पास कितना, पाई बाई 2 एंगल पीछे है। मीन्स ऑफ जब ये मेरे पास कितना था, मैक्सिमम पॉइंट को छू रहा है अपने, तब ये कितना है, 0 से स्टार्ट कर रहा है। जब ये 0 है, सॉरी थोड़ा 19-20 हो गया होगा, चलेगा उतना है। ठीक, जब ये अपने मैक्सिमम को छू रहा है तब ये कहाँ हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक, ये हमारे पास किसका वेव फॉर्म हुआ, करंट का हुआ, और ये किसका हुआ हमारे पास, वोल्टेज का हुआ। ठीक, ये हमारे पास किसके और किसके बीच में है, V और I के बीच में है, और ये वाली कंडीशंस पे हमारे पास कैसा, वोल्टेज यहाँ और करंट कहाँ पे है हमारे पास, ये पोजीशन पे है। ठीक, तो ये हमारे पास कितना हुआ, हमारे पास वेव फॉर्म के फॉर्मेट में आ गया, और ये किसके फॉर्मेट में आ गया, फेजर डायग्राम के। तो ये हुआ 0 और ये हमारे पास कितना हुआ, पाई बाई 2, और ये हुआ पाई, और ये हुआ 3 पाई बाई 2, और ये हो गया हमारे पास कितना, 2 पाई हुआ। ठीक, ये हुआ हमारे पास यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑफ देखें हम लोग वेव फॉर्म के बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए कि हमारे पास ये रिएक्टेंस होगा कैसा। ठीक, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जब फाइंड करना हो तो अगर फ्रॉम इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट में अगर हम लोग आए तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, V0 ओमेगा L इक्वल टू कितना हुआ, I0 हुआ। ठीक, अब अगली स्टेप में अगर ये हुआ तो हमारे पास कितना, V0 बाई I0 इक्वल टू ओमेगा L हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट ऑफ V0 बाई I0 जैसे ही ये मेरे को हुआ तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कितना हुआ, जैसे प्रीवियस कंडीशंस पे था, तो ये हमारे पास V0 बाई I0 हम लोग कितना
इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स ऑफ एल से डिनोट कर सकते हैं। ये हुआ एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल हुआ, ठीक। और अगर इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में कन्वर्जन करें तो ये हुआ हमारे पास कितना, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा की प्लेस पे 2 पाई एफ और ये कितना हो गया, एल हुआ, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मेट हमारे पास कितना है, बेसिक फॉर्मेट है, हर जगह पे यूज होना है, ठीक। जब भी हमको इंडक्टर को अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमारे पास, तो इंडक्टर को हमारे पास कितने रिएक्टेंस के फॉर्मेट में कन्वर्जन होगा, इसी फॉर्मूले के यूज से होगा, ठीक। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक, यहाँ तक। अब अगर यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखें, फ्रीक्वेंसी और इंडक्टर जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंस के। मीन्स ऑफ अगर यहाँ पे हम लोग ग्राफ डिनोट करें या फिर इसकी स्पेशल कंडीशन जब हम लोग देखें तो वो हमारे पास कैसा होगा, स्पेशल कंडीशन जब देखें, यहां पे अगर हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऑफ कंडीशन पे, जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना हो, 0 हो, तो एक्सएल की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। सेकेंड कंडीशन में जब फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगा तो एक्सएल की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इस कंडीशन पे जो ग्राफ बनेगा वो हमको कैसा मिलेगा, फ्रीक्वेंसी और किसके बीच में, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच में जब हमारे पास ग्राफ हम डिनोट करेंगे तो लीनियरली इंक्रीज होता हुआ हमको मिलेगा। जैसे जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 है तब इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 0 है, जब फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगा तब हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। यहां तक सही है। ये कंप्लीट ऑफ पोर्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया यहां तक, प्योर इंडक्टर तक, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ क्लास में हम लोग इसके मिक्सअप के साथ देखेंगे कि हमारे पास वो कैसा होता है। यहां तक सही है।